Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोगों ने पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 15 को स्टार्ट किया था। ये चैप्टर मैंने आपको पहले भी बताया था कि काफ़ी बड़ा होता है। तो यहाँ पर क्लास 12th में हम ग्रुप 15, ग्रुप 16, 17 एंड 18 पढ़ने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल हम लोगों ने ग्रुप 15 को स्टार्ट किया है। तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने ग्रुप 15 से रिलेटेड आपको कि उनमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन फैमिली होती है, ठीक है, उनका क्या एटॉमिक नंबर होता है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं और उनसे रिलेटेड एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इतनी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। मतलब 3 चीज़ें डिस्कस की थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, साइजेस, एटॉमिक साइजेस एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे उनके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में, जो कि सबसे पहला टॉपिक है। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मेटालिक कैरेक्टर और ऐसे करके हम थोड़ी थोड़ी उनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हुए चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है, दैट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब सबसे पहली बात ये आती है कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है। हर एलिमेंट के पास, जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट के पास पावर होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने, ठीक है। तो किसी के पास ज्यादा पावर होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की और किसी के पास कम पावर होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी पाई जाती है, फ्लोरीन की, और वो कितनी होती है, 4.0, ठीक है। ये चीज तो आपको याद भी रखनी है कि जो भी हमारी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट में है, उनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है, फ्लोरीन, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की, तो मैं यहां पर लिख दूं इसकी डेफिनेशन, इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2 एटम हैं ए एंड बी, और इन्होंने आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कर रखी है, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं और बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो बी से, या ऐसे भी हो सकता है कि बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो ए से। तो इनमें से अगर मान लीजिए दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, ठीक है, तो जो एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, और हमारा जो बॉन्ड है वो क्या रहेगा, नॉन पोलर। अगर इनमें से कोई भी एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव निकल आया, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग ज्यादा हो जाएगी, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग कम हो जाएगी, और यहाँ पे चार्जेस जनरेट हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। अगर एक तरफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो यहाँ पे जनरेट होगा पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। तो हम इस बॉन्ड को क्या कहेंगे, पोलर बॉन्ड। जबकि ये वाला बॉन्ड कैसा रहेगा, नॉन पोलर, ठीक है। तो ये एक जनरल सा डिस्कशन था। बेसिकली हम इसको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। ये मैंने आपका थोड़ा सा बेसिक क्लियर करने के लिए बताया है कि अगर किसी बच्चे को नहीं पता है, ठीक है। आज फिलहाल हम इसका आगे का चीज पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, ये टेंडेंसी होती है, क्षमता होती है किसी एटम की कि वो कितना इलेक्ट्रॉन, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है या फिर आकर्षित कर सकता है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम बात करें पीरियड की, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है, छोटा। अगर साइज छोटा हो रहा है, इस बात का आप क्या मतलब समझते हैं, साइज किस लिए छोटा होता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता है, ठीक है। साइज हो रहा है छोटा क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अब आप ये देखिए कि अगर न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है,
ठीक है। अगर न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, साइज छोटा हो रहा है, देखिए मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक एटम है और यहाँ पे भी हमारे पास एक एटम है, ठीक है। अगर साइज छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, बॉन्ड की लेंथ जो है वो भी अगर हमारे पास छोटी है, तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उन पे न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा होगा। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में ज्यादा होंगे कि कम होंगे, आप खुद बताइए। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। अगर साइज छोटा है, इसका मतलब न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, ठीक है। अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है, साइज छोटा है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू, अट्रैक्ट करने की क्षमता भी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। अब मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा एटम है जिसका साइज है बड़ा, ठीक है, उसने भी एक दूसरे बड़े से साइज के एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है। बॉन्ड लेंथ क्या हो गई? बॉन्ड लेंथ हो गई बड़ी। अब यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन है सपोज, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से दूर हो गए या इतना इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा है जितना पास वालों पे आ रहा है। तो बड़े साइज में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करना। तो जितना एटम का साइज बड़ा होता चला जाता है, बॉन्ड लेंथ उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, न्यूक्लियस का इफेक्ट उतना ही क्या होता चला जाएगा? क्या होता चला जाएगा? कम। आप खुद देखिए ना, अगर साइज बड़ा है, साइज तो बड़ा ही तब होता है जब न्यूक्लियस का इफेक्ट उतना नहीं लग पा रहा है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे या बाहर वाले ऑर्बिटल पे कि वो उसको अट्रैक्ट कर सके, पहली चीज। दूसरी चीज आप ये देखिए, साइज बड़ा इस बात को भी दर्शाता है कि उसके अंदर इनर इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा हैं। और इनर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? शील्डिंग इफेक्ट बहुत अच्छा लगाते हैं, शील्ड बना लेते हैं और न्यूक्लियस के इफेक्ट को बाहर नहीं लगने देते, ठीक है। तो जहां पे साइज छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, वहां पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। जहां पर साइज बड़ा है, जहां पर इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, शील्डिंग इफेक्ट अच्छा लग रहा है, न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा नहीं लग पा रहा है बाहर की तरफ, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम पाई जाती है, ठीक है। तो मैं आई होप आपको समझ में आई होगी इतनी बात। तो ये जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश करी है, ठीक है। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं जहां पे साइज छोटा होता चला जाता है, तो अगर मैं कंपैरिजन आपसे करूं और आपसे पूछूं कि बताइए पीरियड में हम कंपैरिजन कर रहे हैं और ग्रुप 14 और ग्रुप 15, ठीक है, इनमें से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पाया जाएगा? तो आंसर क्या होगा? ग्रुप 15 के एटम्स जो हैं उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा पाई जाएगी। ग्रुप 14 में हमारे पास कौन से एलिमेंट आते हैं? फर्स्ट मेंबर में है कार्बन। ग्रुप 15 जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें पहला मेंबर क्या होता है? नाइट्रोजन। कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.5 पाई जाती है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3 पाई जाती है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, साइज छोटा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो ये तो हमने बात करी पीरियड में। अभी मैं इसकी थ्योरी लिख दूंगी, ठीक है, अभी आप सिर्फ समझिए। अगर हम बात करें ग्रुप में, तो ग्रुप का मतलब क्या होता है? ऊपर से नीचे आना, ठीक है। तो नाइट्रोजन फैमिली मैंने आपको क्या बताया था? नाना, पाटेकर, असरानी, सब, बीमार। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, साइज बढ़ता है। साइज अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? साफ साफ बात आपको पता चल रही है। साइज अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब अंदर के जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, अच्छा शील्डिंग इफेक्ट शो कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाहर न्यूक्लियस का इफेक्ट उतना नहीं लग पा रहा जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लगेगा। तो अगर इसका इफेक्टिव बाहर उतना नहीं लग पा रहा है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कम हो रही है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे या बाहर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर, इनर इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट अच्छा लगा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी? कम, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज। और जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती है,
ठीक है। अगर मैं 15 को 16 से कंपेयर कर रही होती, जब ग्रुप 16 पढ़ाऊंगी तो मैं 15 और 16 में कंपैरिजन करूंगी, तो 16 की और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पाई जाएगी। समझ में आया? 17 ग्रुप एलिमेंट वालों की और भी ज्यादा पाई जाएगी 16 से। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रही है क्योंकि साइज छोटा हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जब विद इन द ग्रुप देख रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा, मतलब उसको डोमिनेट कौन कर रहा है, इतना ज्यादा नहीं लग पा रहा है वो बाहर की तरफ, क्योंकि अंदर के इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, जो बहुत अच्छा शील्डिंग इफेक्ट लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैंने थ्योरी लिख दी है यहाँ पर, तो देखिए क्या है, सेम वही चीज लिखी है जो मैंने आपको बताई है। पीरियड में क्या लिखा है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की जो वैल्यू होती है ग्रुप 15 की, वो ज्यादा होती है 14 से, बिकॉज ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का साइज छोटा होता है और इनमें ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज होता है। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा पाई जाएगी। ग्रुप की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की जो वैल्यू होती है ग्रुप में टॉप टू बॉटम, वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। अब यहां पर एक खास बात है, आप चाहे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू याद कर सकते हैं, नाइट्रोजन की तो जरूर रखिए याद। ठीक है, अगर आपको सबकी याद नहीं होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने यहां पर कुछ और समझाने के लिए डाटा लिखा है। ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती हुई पाई जाती है नॉर्मली, जनरली। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं हैवियर मेटल्स की, ठीक है, तो हैवियर मेटल्स में हमें ये ट्रेंड अप्रोक्सीमेटली सेम मिलता है। आर्सेनिक की 2 है, एंटीमनी की 1.9 है और बिस्मथ की 1.9 है। ठीक है, तो हमें ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे और इन दोनों की तो लगभग सेम ही हो गई। तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, जो मैंने आपको इसके साइज में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आर्सेनिक में 3d ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो जाता है, एंटीमनी में आपका क्या इंट्रोड्यूस हो जाता है, 4d, और बिस्मथ में आपके पास क्या आ जाता है, 5d एंड 4f। तो होता क्या है, होता यह है कि d और f इनकी शेप क्या होती है, पुअर, तो ये अच्छा शील्डिंग इफेक्ट शो नहीं करते। तो मैंने आपको बताया था कि हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं कि इनका साइज बढ़ना चाहिए, हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उतना नहीं बढ़ता, बढ़ता है बट कम बढ़ता है। मैंने आपको ये चीज समझाई थी। तो इसी वजह से अब क्योंकि साइज में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पाया जाता, तो इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं पाया जाता, वो लगभग क्या होती है, एक समान। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, तो मेटालिक कैरेक्टर को समझने के लिए अगर आप बुक खोलेंगे ना, तो आपको अलग अलग भाषाओं में रीजंस मिलेंगे, लाइक न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है या कम है, उससे लिंक करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक आसान से शब्दों में इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करूंगी, आप प्लीज सुने। जब भी हम बात करते हैं किसी के मेटालिक नेचर की, हम कहते हैं कि भाई कोई बहुत अच्छा मेटल है। ठीक है, तो मेटल या मेटालिक प्रॉपर्टी शो करना, वो क्या होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। देखिए मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो थर्मल कंडक्टिविटी या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को फेवर करते हैं, है ना, या तो हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी या दोनों का कंडक्शन कराते हैं, ये बात सभी को पता है। तो वो कंडक्शन होता कैसे है, वो कंडक्शन होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देता है, चाहे एक करे चाहे अनेक करे, उससे फिलहाल मतलब नहीं है। ठीक है, बट अगर कोई मेटल या अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है तो हम उसको कहते हैं कि वो मेटालिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो इसका जो पूरा का पूरा स्वभाव है कि कोई भी एलिमेंट मेटालिक प्रॉपर्टी शो करेगा या नहीं करेगा, वो इस पर डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा या नहीं निकालेगा, पहली बात। और दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो कितने आसान तरीके से वो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, या हम कम एनर्जी पे उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिए। अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाने की, तो साइज छोटा होता है,
अगर मैं कंपैरिजन करूं ग्रुप 15 और 14 का, तो 15 के जो एटम है उनका साइज छोटा है। साइज छोटे का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस ने बाहर तक के इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रखा है। अगर उसने बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रखा है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो क्या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? तो आंसर है नो। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटालिक करेक्टर बढ़ता है कि कम होता है, तो आंसर होगा कि मेटालिक करेक्टर कम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रुप 15 के, मतलब विद इन द ग्रुप 15 एलिमेंट्स नाइट्रोजन फैमिली, कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, क्या है, नाना पाटेकर, असरानी, सब, बीमार। तो ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर अगर साइज बढ़ रहा है तो इस बात का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस का इफेक्ट बाहर इतना नहीं लग रहा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, आसान है। यहां से थोड़ा सा मुश्किल है, यहां से थोड़ा सा और मुश्किल है, यहां थोड़ा और मुश्किल है, और यहां सबसे ज्यादा मुश्किल है। समझ पा रहे हैं बात को? तो यानी कि जो जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल दे वो अच्छा मेटल, जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन ना निकाले वो अच्छा मेटल नहीं है। तो अगर हम बात करें नाइट्रोजन फैमिली की, तो नाइट्रोजन फैमिली में जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होते हैं, ठीक है, ये होते हैं नॉन मेटल्स। ये दोनों क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। ये दोनों होते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटलॉइड्स हमें किन किन को कहते हैं, जो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। और बिस्मथ का साइज सबसे बड़ा होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से निकल सकता है, तो ये शो करता है मेटालिक प्रॉपर्टी। तो ये क्या होता है, मेटल। ठीक है, आसान सा था। अब इसको आप कैसे भी लिंक कर सकते हो। कैसे लिंक कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज छोटा हो रहा है, तो आप कह सकते हो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा हो रहा है। क्यों छोटा हो रहा है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से उसके अंदर मेटालिक करेक्टर कम हो गया, नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ गया। समझ रहे हैं? यहाँ पे आप इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी से भी लिंक कर सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, इसलिए मेटालिक करेक्टर कम हो जाता है। ये देखो, ये नेचर है। ये नेचर है कि आप इसको किसी से भी लिंक करके कैसे भी भाषा में रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट जो उसके पीछे का एक्चुअल रीजन है वो क्या है, ये मेटालिक करेक्टर, यानी कि मेटालिक प्रॉपर्टी शो करना। तो मेटालिक की, मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? क्या मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन इजीली दे देते हैं, वो थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शो कराते हैं। और थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन तो खुद ही इस पर बेस्ड है कि इलेक्ट्रॉन है भी यहाँ पर कि नहीं है। तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे वो अच्छा मेटल, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से ना दे वो अच्छा मेटल नहीं है, तो नॉन मेटल। नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो कैसे है वो, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, नॉन मेटल। ऊपर से नीचे आने पर साइज थोड़ा सा बढ़ गया, दोनों प्रॉपर्टी आ गई, पार्शियली मेटल पार्शियली नॉन मेटल। नीचे बिस्मथ में मेटालिक प्रॉपर्टी और ज्यादा आ गई। ठीक है, नोट करिए इसे प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, इसमें आप एक नई चीज सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ग्रुप 15 के एलिमेंट का, वो पहले तो बढ़ता है फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीजेस टू एंटीमनी एंड बिस्मथ। हमारी नाइट्रोजन फैमिली क्या होती है, नाना, पाटेकर, असरानी, सब, बीमार। तो इन्होंने कहा है कि मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू जो है वो नाइट्रोजन से लेके आर्सेनिक तक बढ़ रही है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बढ़ रहा है। और एंटीमनी से बिस्मथ अगर हम जाएं तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसका आप ध्यान रखें। ठीक है, इस पे बेस्ड आपके कई चीजें एक्सप्लेन होंगी और यहां से क्वेश्चन बनता है। तो आप ध्यान रखें कि इनर्ट पेयर इफेक्ट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कहता है, मैं इसको बहुत ही टू द पॉइंट और डायरेक्ट शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगी। जिन एटम्स में ऐसा होता है जिनमें डी और एफ ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, ठीक है, जिनमें डी और एफ ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, तो इनकी जो शेप है वो क्या होती है, पुअर। इनकी जो शेप होती है वो क्या होती है, पुअर। इनका जो शील्डिंग इफेक्ट है या स्क्रीनिंग इफेक्ट है
वो भी क्या होती है, पुअर। ठीक है, जिस वजह से ये अच्छा शील्डिंग इफेक्ट नहीं दिखा पाते और न्यूक्लियस का इफेक्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर लग जाता है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। नाइट्रोजन का अगर मैं बात करूं, एटॉमिक नंबर क्या है, 7। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p3। 1s2 को हम क्या लिखते हैं, नोबल गैस की फॉर्म में हीलियम। फिर आगे क्या हो जाता है, आगे हो जाता है हमारी कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 3s2 3p3। आर्सेनिक में क्या हो जाता है, आर्गन 3d10 4s2 4p3। फिर यहां पे एंटीमनी में क्या हो जाता है, क्रिप्टन 4d10 5s2 5p3। और यहां पे क्या हो जाता है, जिनॉन 4f14। ठीक है, उसके बाद हाँ जी 4f14 5d10 6s2 6p3। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, मैंने आपको बताया भी था, अगर आप लोगों ने अभी तक शील्डिंग इफेक्ट नहीं समझा है, पेनिट्रेशन इफेक्ट नहीं समझा है, आप उसे जरूर समझिए। ठीक है, मैंने उसका एक अलग से वीडियो भी बना रखा है उस टॉपिक पर, और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से आप समझिए, क्योंकि मैं फिर से उसको समझाने लगूंगी तो और वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप जरूर उसको देखिए कि शील्डिंग इफेक्ट और पेनिट्रेशन इफेक्ट हम किसको कहते हैं। तो आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 4f 5d आ गया, यहाँ पे 4d आ गया, यहाँ पे 3d आ गया। यहाँ पे सिर्फ 3d है, जबकि यहाँ पे 4d से पहले 3d भी होगा। यहाँ पे 3d है, 4d है, 5d है, 4f है। ठीक है, तो अब देखो, मैंने आपको एक चीज समझाने की कोशिश भी की थी पिछले वीडियो लेक्चर में कि आपके पास एक बल्ब है, आपने एक बल्ब जलाया और उस बल्ब की रोशनी चारों दिशाओं में बहुत अच्छी निकल रही है। दूसरे केस में क्या किया हम लोगों ने कि जो बल्ब जलाया उसके ऊपर हमने एक चादर रख दी। ठीक है, और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि भाई बाहर कितनी रोशनी आ रही है, तो हम ये देखेंगे कि भाई बाहर जो रोशनी है वो इसके मुकाबले, केस 1 के मुकाबले कम आ रही है। तीसरे केस में हमने क्या किया, हमने एक बल्ब जलाया, उस पे हमने एक मोटी चादर रख दी और उस चादर में हमने कर दिए छेद। तो वो रोशनी जहां जहां चादर है, जहां पे चादर में छेद नहीं है, वो रोशनी वहां से रुक जाएगी, और चादर में जहां जहां छेद है वो रोशनी उसको बाहर चीरते हुए निकलेगी और हमें दिखाई देगी। भाई लाइक छत पे दिखाई देगी, वॉल्स पे दिखाई देगी, आपको रोशनी के छेद दिखाई देंगे, है ना। जब हम रात में ऐसे बल्ब जलाते हैं और कोई चीज रख देते हैं उसके ऊपर, लाइक कुछ रोशनी, टॉर्च जलाया और हमने उस किसी गत्ते पे छेद कर दिए, तो हमें दिखता है ना, वॉल्स पे छोटे छोटे तारे से दिखते हैं। सेम वे, तो अब हो क्या रहा है कि जो डी और एफ ऑर्बिटल हैं इनकी शेप खराब है, ये अच्छा शील्डिंग इफेक्ट नहीं दिखा पा रहे। अब हो क्या रहा है कि जो न्यूक्लियस है हमारा, यानी कि जो बल्ब है हमारा, वो इनके पुअर शेप की वजह से चीरता हुआ, ठीक है, बाहर लग जाता है। अब बाहर क्या है, 6s है और 6p है, और हमने बताया, मैंने आपको उस वीडियो में समझाया भी हुआ है कि जो आपका s ऑर्बिटल है उसकी शेप सबसे अच्छी होती है क्योंकि वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। तो न्यूक्लियस का इफेक्ट जो है जब वो बाहर s पर लगेगा, ठीक है, अब ये तो अच्छा प्रिकॉशन कर नहीं पा रहे, एक तरीके से उसको रोक नहीं पा रहे हैं न्यूक्लियस के इफेक्ट को, तो न्यूक्लियस क्या करता है, जो बाहर वाला हमारा s है, अब अगर आप बिस्मथ की बात करो तो 6s समझ लो, एंटीमनी की बात करो तो 5s समझ लो, आर्सेनिक की बात कर रहे हो तो 4s समझ लो। वैसे ज्यादा हम एंटीमनी और बिस्मथ के केस को लेके चलेंगे क्योंकि प्रूफ तो उन्हीं को ही करना है, ठीक है। तो एंटीमनी और बिस्मथ के केस में आपके पास क्या हो रहा है कि जैसे डी आ गया और एफ ऑर्बिटल आ गया, तो वो अच्छे शील्डिंग इफेक्ट नहीं शो कर पा रहे, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का इफेक्ट बाहर वाले एस पर भी लग रहा है, और वो क्या करता है, एस ऑर्बिटल को अपनी तरफ खींच लेता है, थोड़ा सा आकर्षित कर लेता है, और एस वाला अंदर की तरफ पेनिट्रेट हो जाता है। तो होता क्या है, होता ये है इस वजह से कि इनके जो एस ऑर्बिटल हैं ये बाहर बॉन्ड में पार्टिसिपेट करना कम कर देते हैं, इनके बॉन्ड पार्टिसिपेशन में कमी आ जाती है, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक बात समझिए,
अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली की बात करूं, ठीक है, अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली की बात करूं तो नाइट्रोजन फैमिली की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? वो है जो भी हम नोबल गैस लिखते हैं वो, ठीक है, और क्या होता है NS2NP3, ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कंपैरिजन चल रहा है S और P का। S ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं होता, मैंने बताया है S ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं होता। सबसे अच्छी शेप किसकी होती है? S की, क्योंकि वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, तो वो सारी दिशाओं से न्यूक्लियस की तरफ पेनिट्रेट होता है। तो हो क्या रहा है कि जब हमारे पास D और F ऑर्बिटल आ जाते हैं और वो अच्छी शील्डिंग इफेक्ट नहीं शो कर पाते, तो न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस उस आउटर मोस्ट S को अपनी तरफ खींच लेता है, जिस वजह से वो बाहर बॉन्ड में पार्टिसिपेट करना बंद कर देता है। और आउटर मोस्ट में अब जो P में 3 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ वो ही बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर वही बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जो अट्रैक्शन है एक एटम का दूसरे एटम से, वो क्या हो गया? रिड्यूस। ये सवाल आपका ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आता है, वहां पे इनर्ट पेयर इफेक्ट भी लगता है, मतलब उस इनर्ट पेयर इफेक्ट की मदद से ही वहां पर भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट को समझाने की कोशिश करते हैं। क्या समझाने की कोशिश करते हैं? कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP3, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन को तो छोड़ो चलो, क्योंकि उसमें D ऑर्बिटल नहीं होता। आपने देखा है ना, फॉस्फोरस जो है वो 3 बॉन्ड भी बनाता है और 5 बॉन्ड भी बनाता है। पर जब हम नीचे आते हैं, ठीक है, जैसे कि सबसे नीचे आ गए हम, क्या है? नाना पाटेकर, असरानी, सब बीमार। बिस्मथ में आए, तो बिस्मथ में आते आते जो उसके बॉन्ड बनाने की क्षमता है या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की क्षमता है वो 3 तक रह जाती है, 5 का नहीं होता। 5 तो तब आएगा ना जब P के भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करें और S के भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करें। 2 और 3 कितने हो गए? 5। पर ऊपर से जब नीचे आते हैं तो D ऑर्बिटल और F ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस होने लगते हैं। उनके खराब शेप की वजह से वो अच्छा शील्ड नहीं बना पाते, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का इफेक्ट बाहर वाले S पर लग जाता है और वो S को अपनी तरफ अंदर की तरफ खींच लेता है, तो वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करना बंद कर देता है। अब वो बॉन्ड पार्टिसिपेशन में अगर अपनी इन्वॉल्वमेंट कम कर लेगा या ख़त्म कर लेगा तो सिर्फ P को ही इन्वॉल्वमेंट दिखानी पड़ेगी। अब आप खुद बताइए, एक एलिमेंट है जो 5 बॉन्ड बना रहा है अपने नेबरिंग एटम के साथ, और एक एलिमेंट है जो 3 बॉन्ड बना रहा है अपने नेबरिंग एटम के साथ, तो किसको ज़्यादा टेम्परेचर आप दोगे मेल्ट करने के लिए? ऑब्वियस सी बात है, जो ज्यादा बॉन्ड बना रहा है उसमें ज्यादा टेम्परेचर लगेगा एज कंपेयर टू जो कम बॉन्ड बना रहा है, वो कम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ बॉन्ड कम है, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है। नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा का मतलब क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होने का मतलब ये है कि वो अपने बगल वाले एटम से उतना ही ज्यादा जुड़ा हुआ है। जितना ज्यादा जुड़ा होगा आपको उतना ही ज्यादा उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा अलग अलग करने के लिए या मेल्ट करने के लिए। समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक है, तो हमने क्या लिखा है कि मेल्टिंग पॉइंट जो ग्रुप 15 का है वो पहले बढ़ता है नाइट्रोजन से आर्सेनिक की तरफ, ठीक है, क्योंकि वहां पे ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके बॉन्ड बनाने की क्षमता भी अच्छी है, तो वो अपने नेबरिंग एटम से उतने ही जुड़े हुए हैं। पर जब हम बात करते हैं एंटीमनी और बिस्मथ की, तो इनके ज्यादा बॉन्ड बनाने की नो डाउट साइज बढ़ रहा है, बट इनके इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ज्यादा बॉन्ड बनाने की जो क्षमता है वो कम होती चली जाती है। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट समझ में आया सभी को? क्या कि डी और एफ ऑर्बिटल जहां आ जाते हैं तो वो अच्छा शील्ड नहीं बना पाते, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस के इफेक्ट को नहीं रोक पा रहे हैं। तो न्यूक्लियस क्या कर रहे हैं? आउटर मोस्ट एस को बाहर से अंदर की तरफ खींच रहा है, तो वो बॉन्ड बनाने में अपना पार्टिसिपेशन कम कर देता है, सिर्फ पी ही बनाता है। तो नंबर ऑफ इंटरेक्शन अपने अगल बगल वाले एटम्स के साथ कम हो जाती है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे थ्योरी लिख देती हूँ इसके एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड, आप उसे नोट कर लेना। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट एंटीमनी और बिस्मथ का लो होता है,
क्योंकि इनकी जो क्षमता है वो क्या होती है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की होती है बजाय कि 5 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की। और ऐसा क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, एज अ रिजल्ट जो अट्रैक्शन है अमंग देयर एटम्स, नेबरिंग एटम्स, वो क्या हो जाता है, वीक, और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है इनका, कम टेम्परेचर देने पे ये मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, नोट करिए इसे प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट इस चीज पर बेस्ड होता है, ये जो टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट, ये इस पर बेस्ड होता है कि भाई किसी एटम का साइज कितना बड़ा है, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा उसमें वेंडर वॉल इंटरेक्शन रहेगा, मॉलिक्यूल्स पास पास रहेंगे और उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें नाइट्रोजन फैमिली की, ठीक है, तो ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो साइज जो है, एटॉमिक साइज वो बढ़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बढ़ते हैं, वेंडर वॉल इंटरेक्शन जो है वो बढ़ता है। ठीक है, और उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें वेंडर वॉल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन कंसेप्ट से रिलेटेड हम लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं। बट अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं एलिमेंट की, अभी हम सिर्फ बात किसकी कर रहे हैं, एलिमेंट की। हम इनसे रिलेटेड अभी मॉलिक्यूल्स की नहीं पढ़ रहे हैं। जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पर जाएंगे, मैं आपको इन मेटल के, नॉन मेटल या एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स पढ़ाऊंगे, जैसे NH3, PH3। ठीक है, तो जब ये पढ़ेंगे उस टाइम हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट भी बॉइलिंग पॉइंट में लेकर आएंगे। फिर से आएगा जब केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्टिविटी आएगी। अभी मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात इसलिए नहीं कर रही हूं क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ एलिमेंट की, इंडिविजुअल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, हम उनसे रिलेटेड कंपाउंड की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसी चीज आती है कि जैसे मेल्टिंग पॉइंट आ गया, बॉइलिंग पॉइंट आ गया, तो ये टॉपिक इस पे बेस्ड होते हैं कि जैसे मेल्टिंग पॉइंट है वो भैया बॉन्ड कितने बना रहा है, सिमेट्रिकल कितना है। तो सिमेट्री हम देखते हैं जब किसी उनसे रिलेटेड कंपाउंड की बात करेंगे। अभी हम इंडिविजुअल एटम की बात कर रहे हैं, मतलब एटम्स की आपस में इंटरेक्शन देख रहे हैं इंडिविजुअल एलिमेंट में। तो इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट में हमने देखा कि उनकी बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी क्या है, ठीक है, स्वभाव क्या है। बॉइलिंग पॉइंट में हम ये देख रहे हैं कि किसमें वेंडर वॉल इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा है। वेंडर वॉल इंटरेक्शन सब में होता है, बस जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहां पे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। Boiling point increases down the group from nitrogen to bismuth because of increase in their atomic size। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, एक्सप्लेनेशन में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नोट करिए प्लीज। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। Thank you.